नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हमारे YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेस द्वारा बोर्ड परीक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आपको गणित के विभिन्न चैप्टरों से संबंधित MCQ सीरीज दी जा रही है, जिसका उद्देश्य आपको परीक्षा में आने वाले विभिन्न प्रकार के MCQs जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनसे रूबरू करवाना है, ताकि कम समय में आप उन्हें कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो इसी श्रेणी में आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर तीसरे का, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चरों में रैखिक समीकरण आपका जो चैप्टर है, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ आधारभूत जानकारियाँ और MCQs आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली स्लाइड देखिए, आपको बेसिक जानकारी दी गई है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले इस बात को हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं कि दो चरों का मतलब ऐसी समीकरण होगी जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स वो नंबर जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जैसे यहाँ x और y है। और युग्म का मतलब दो इक्वेशन होगी, जैसे एक पहली इक्वेशन है और एक दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशन जिसका मतलब युग्म है, और दो चरों में टू वेरिएबल्स जिसमें दो ऐसी वैल्यूज हों जो अननोन हों, जिनकी वैल्यू हमें पता न हो। तो जैसा कि पहली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है। यहाँ a1 और दूसरी इक्वेशन में a2, ये हैं दोनों कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ y लिखा है गलती से, ये x के कोफिशिएंट हैं। और जो b1 और b2 हैं वो y के कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट का मतलब वो नंबर जो किसी वेरिएबल चर के साथ गुणा में हो। और c1 c2 कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जो दोनों इक्वेशंस के बीच या दोनों वेरिएबल्स के बीच ऑपरेशन प्लस या माइनस लगाने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो कांस्टेंट है। देखिए एग्जांपल दिया है यहाँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन है। और 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पूरे चैप्टर में आपको इस तरह की दो इक्वेशंस मिलेगी, जिनमें आपको दो वेरिएबल होंगे और उनको सॉल्व करने के भिन्न भिन्न तरीके आपको इस चैप्टर में सिखाए गए हैं। इन्हीं से संबंधित कुछ एक अंकीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। देखिए, फिर हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो लीनियर पेयर होगा, जो समीकरण युग्म होगा, उसमें तीन तरीकों से हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यानी एक समीकरण युग्म के तीन हल हो सकते हैं। देखिए, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहला कॉलम कंडीशंस क्या होगी और ग्राफ कैसा बनेगा। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के, ये समझ लीजिए कि ये इस चैप्टर का सार है एक प्रकार से। अगर ये आपके हाथ में है तो आप MCQs और यहाँ तक कि बड़े प्रश्न भी बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन हो जैसे ये दिया है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम a1/a2 यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालें तो हमें रेशियो मिलेगा 3/1, क्योंकि पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, दूसरी में 1 है। तो a1/a2 की वैल्यू आ गई 3। b1/b2 अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो 4/-2 यानी -2 मिलेगी। अब एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू -2 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर किसी लीनियर पेयर में ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी उस समीकरण युग्म का केवल एक ही हल होगा। एक ही हल का मतलब x की भी एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू, और y की भी एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कोई दूसरा हल उसका नहीं हो सकता। और अगर हम यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएं तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा कि दोनों लाइनें जो है इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी, एक पॉइंट पर दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करेगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इससे अगला प्रकार हमारे पास आ सकता है नो सॉल्यूशन का,
नो सॉल्यूशन का मतलब A1/A2 यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो, B1/B2 y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, लेकिन C1/C2 जो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास उनका रेशियो पहले दो रेशियोज के बराबर ना हो, तो हम कहते हैं कि इस पेयर का या इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, जिसको हम इनकंसिस्टेंट, असंगत बोलते हैं हिंदी में। देखिए ये आपको एक उदाहरण दिया गया है, 2x और x, अगर हम इनका रेशियो निकालें तो हमें क्या मिलेगा 2, 4/2 का निकालें तो भी 2, लेकिन -12/-4 का निकालें तो हमें रेशियो मिलेगा 3। इसका मतलब पहली दोनों वैल्यूज बराबर है, लेकिन तीसरी वैल्यू जो तीसरा रेशियो है C1/C2 वो पहले दो के बराबर नहीं है। इस केस में हम कहते हैं कि इक्वेशन पेयर जो समीकरण युग्म है उसका नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। और दोनों रेखाएं जो अगर हम ग्राफ बनाएं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होगी, क्योंकि किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा केस हमें मिल सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का, जिसमें दो इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। देखिए इसमें ये कंडीशन रहेगी A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यानी x के दोनों कोफिशिएंट का रेशियो, y के दोनों कोफिशिएंट का रेशियो और जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो, हमेशा तीनों रेशियो बराबर आएंगे। और बराबर आएंगे तो लाइंस जो है वो कोलिनियर या कोइंसिडेंट बोलते हैं, हिंदी में सरंकी कहा जाता है। इस तरह की लाइंस बनती है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाएगी, यानी हर एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जिस केस में सॉल्यूशन होते हैं, पहला और तीसरा जो हमारा केस है, यानी जिसमें चाहे एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कितने ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, उन दोनों को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, संगत। और जिस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम बोलते हैं असंगत। तीसरे का एग्जांपल इस स्लाइड में दिखाई नहीं दिया आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं। कोई इक्वेशन हम उठा के चलें, जैसे ये है 3x + 4y = 7, एक ये इक्वेशन हमारे पास। दूसरी इक्वेशन 6x + 8y = 14। अगर हम इन दोनों की बात करें तो हर बार हमें रेशियो देखो, 3/6 1/2, 4/8 ये भी 1/2 और कांस्टेंट टर्म 7/14 ये भी 1/2। तो हमें तीनों रेशियो बराबर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये लाइन हर पॉइंट पर दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, उसके बिल्कुल ऊपर ही चली जाएगी, कोइंसिडेंट जिसे हम बोलते हैं। तो इस केस में इक्वेशन पेयर जो समीकरण युग्म होगा उसके बहुत सारे हल हमें मिलेंगे। तो तीन तरीके के सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए हैं, आपने तीनों नोट डाउन और अपने माइंड में ये बात पॉइंट आउट रखनी है कि कब इक्वेशन जो है एक सॉल्यूशन की होगी, कब इक्वेशन पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और कब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इसी पर आधारित आपके सामने MCQs हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक समीकरण युग्म दिया है। समीकरण युग्म क्या है? A1x + B1y + C1 = 0, जनरल इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा है A2x + B2y + C2 = 0। हमने ये बताना है कि इसको इनकंसिस्टेंट अगर हम कहें, असंगत कहें, तो किस कंडीशन में असंगत कहा जाता है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि इनकंसिस्टेंट या समीकरण युग्म तभी होता है जब उसका कोई हल न हो। और आपने ग्राफ को याद रखना है कि कोई हल न हो तो बीच वाली स्लाइड या बीच वाला कॉलम जो था कि पहले दोनों रेशियो बराबर होंगे, तीसरा रेशियो बराबर नहीं होगा। तो यह ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा कि पहले दोनों रेशियो बराबर हों लेकिन कांस्टेंट टर्म ना हो, तो हम कहते हैं कि समीकरण युग्म असंगत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। आलेखीय रूप से, यानी अगर हम ग्राफ बनाएं, दो इक्वेशंस हैं, 7x - y + 5, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन 21x - 3y = 10। अगर हम इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा? इसके लिए हमें चेक करना पड़ता, चाहे ये पूछे कि इक्वेशंस पेयर का ग्राफ कैसा होगा, चाहे ये पूछा जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे या कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, हमें प्रत्येक स्थिति में इसका रेशियो निकालना होता है, A1/A2, B1/B2।
देखिए A1/A2 पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7 है, दूसरी में x का कोफिशिएंट 21 है, तो A1/A2 हो गया 7/21। दूसरा y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1, दूसरी में -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3। पहला रेशियो भी 7/21, इसको रिड्यूस कर देते हैं 1/3। और C1/C2 देखिए यहाँ C1 कांस्टेंट टर्म 5 है, दूसरे में कांस्टेंट टर्म 10 है, तो 5/10 1/2 हो जाएगा। अब देखिए पहले दो रेशियोज बराबर हैं, तीसरा रेशियो बराबर नहीं है, इसका मतलब लाइन क्या होगी, जो ग्राफ हमने चेक किया था पहले दोनों बराबर हैं और लास्ट वाला इसके बराबर नहीं है, तो हमारी लाइंस जो है पैरेलल होगी, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं है तो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऑप्शन बी पैरेलल लाइंस हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो इक्वेशंस हैं यहाँ, 3x - 5y = 7, -6x + 10y = 7। अब हमने ये बताना है कि इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा या दो हल हो सकते हैं। देखिए इक्वेशन को, 3x - 5y, आपने एक काम करना है, रेशियो चेक करना है, इक्वेशन चाहे कुछ दी हो। पहले x के कोफिशिएंट का रेशियो चेक करते हैं, 3/-6, 3/-6 -1/2 लिख सकते हैं उसको। दूसरा -5/10, -5/10, ये भी -1/2 है। तीसरा 7/7, 7/7। अब देखिए पहले दोनों बराबर हैं, -1/2 -1/2, लेकिन अंतिम जो 1 आएगा ये बराबर नहीं है, तो ये लाइन्स हो जाएगी पैरेलल, और पैरेलल लाइन होगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी तक के हमारी लगभग दोनों तीनों क्वेश्चंस पैरेलल लाइन पर डिपेंड हैं, तो इस स्थिति में इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, एक समीकरण युग्म संगत होता है तब रेखाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीछे जो स्लाइड, पहली स्लाइड जो हमने पढ़ी थी, एक समीकरण युग्म संगत कब होता है। संगत मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंट जिसे कहते हैं। मैंने क्या कहा था कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन होने चाहिए, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे अनेक हो, लेकिन उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई हल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम समीकरण युग्म को संगत यानी लीनियर इक्वेशन पेयर को कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो दो स्थितियां हो जाएगी, और दो स्थितियां होगी तो या तो लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंट सरेखी होगी। ऑप्शन डी इज ओवर राइट आंसर दोनों स्थितियों में, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर कोइंसिडेंट होगी तो अनेक सॉल्यूशन होंगे, लेकिन दोनों स्थितियों में जो समीकरण युग्म है वो संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। आगे देखिए, द पेयर्स ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, ये बताना है इसके कितने हल हैं। बिल्कुल वही प्रोसीजर करना है आपने, 9x + 3y + 12। अब एक चीज़ आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों के LHS में रखने हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है। अगर ऐसा होता कि यहाँ 12 होता और यहाँ 24 दूसरी साइड होता, तो हम या तो दोनों को RHS में लेके जाते या दोनों को LHS में लेके आते। अब यहाँ दोनों कांस्टेंट टर्म LHS में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं आसानी से। 9/18 1/2 लिख सकता हूँ मैं, समझ गए होंगे आप। x के कोफिशिएंट का रेशियो 3/6, ये भी 1/2 हो जाएगा। 12/24, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों रेशियोज इक्वल आ गए, 1/2, 1/2 एंड 1/2। और जहाँ तीनों रेशियो इक्वल हो वहाँ हम क्या लिखते हैं कि इसके अपरिमित रूप से निकल होंगे, क्योंकि दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होती है। तो ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा।
इसके आगे देखिए लाइंस दे रखी है, एक है 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने k की वैल्यू बतानी है अगर दोनों लाइन से पैरेलल है। पॉइंट टू बी नोट, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर हैं, तब आपने k की वैल्यू बतानी है। देखिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। जो टेबल है वो अगर आपको याद है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो इस चैप्टर में। कोई भी एमसीक्यू, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पर कि आपको रेशियो वाली टेबल और ग्राफ याद होने चाहिए। पैरेलल लाइंस दे रखी है। लाइन पैरेलल कब होती है? जब पहले दोनों रेशियो बराबर हों, तीसरा रेशियो बराबर ना हो। तो पहले दोनों रेशियो को हम बराबर करते हैं। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। इक्वल होना चाहिए y के कोफिशिएंट के रेशियो के। y के कोफिशिएंट का रेशियो देखिए, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2k है, 2k अपॉन दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 5 है, 5। अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बड़ी आसान सी इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 4k, 15 इज इक्वल टू 4k। हमने k की वैल्यू निकालनी है तो 4 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 4। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। सातवां क्वेश्चन आपके सामने, दो इक्वेशंस दे रखी है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन है s माइनस 2 इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए ये मुझे पता है कि आपने मेथड पढ़ रखे हैं, पीछे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वज्र गुण विधि जिसे हम बोलते हैं वो पढ़ा है आपने। तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन भी पढ़ा है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरी इक्वेशन को लीनियर बना सकते हो 3 और 2 का एलसीएम 6 निकाल करके। लेकिन एक जनरल सी बात आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अपना माइंड खोल के पूरा कंसंट्रेट होके एग्जाम में बैठोगे आप, तब आपको एक बात देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए, अगर हम जनरली सी बात करें, यहाँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, यानी s और t का डिफरेंस जो है वो 3 आएगा, s t से 3 बड़ा होगा। यह बात समझ गए? अगर आप ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3, वो ऑप्शन देखिए जिनमें s t से 3 बड़ा है। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें s t से 3 बड़ा हो? पहला ऑप्शन चेक करते हैं, नहीं है। दूसरा ऑप्शन t s से 3 बड़ा है, लेकिन हमें s t से 3 बड़ा चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगर आप बिल्कुल कंसियस होकर एग्जाम में बैठे हो तो आपको ऑप्शन देखते पता चल जाएगा कि पहली इक्वेशन को तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरी इक्वेशन को करेगा ही करेगा, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो ऑप्शन सी इज योर राइट चॉइस बाय डायरेक्ट मेथड। बाकी आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको आता है वो तो एलिमिनेशन से मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम बचाना है, अगर आपने कंपटीशन पार करना है, तब आपको दूसरा यानी नई अप्रोच लगानी होगी जिसमें आपको कामयाबी हासिल हो सके। तब यहाँ देखना कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, एस टी से 3 बड़ा है, तो मैं वो ऑप्शन चूज करूंगा जिसमें एस टी से 3 बड़ा होगा। बाकी दूसरी इक्वेशन की तरफ देखो या ना देखो। आगे चलते हैं, आठवां देखिए, हमने ये बताना है कि जो लीनियर पेयर दिया गया है दो इक्वेशंस का, 3p माइनस 2q इज इक्वल टू 8, 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 16, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया था, दो केस में कंसिस्टेंट होता है, एक में इनकंसिस्टेंट होता है। आप एक वाला चेक करो ना आसानी से, इनकंसिस्टेंट चेक करेंगे हम तो, अगर नहीं हुआ तो कंसिस्टेंट तो अपने आप हो जाएगा। तो रेशियो फाउंड आउट करते हैं, a1 अपॉन a2, p का कोफिशिएंट 3 अपॉन 6, 1/2 आ गया।
क्यू का कोफिशिएंट -2/4 -1/2 आएगा। पहले दोनों बराबर नहीं है। अगर पहले दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन होगा तो लीनियर पेयर कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन हो चाहे अनेक सॉल्यूशन हो उसमें लीनियर पेयर कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है। 9वां देखिए, कौन सा समीकरण 3a - 2b = 14 के साथ एक असंगत युग्म बनाता है। देखिए एक नए प्रकार का क्वेश्चन है। जहां तक मेरी सोच के मुताबिक एग्जामिनर आपसे ऐसा नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू चेक करना, ये क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, आते एग्जाम में अभी भी हैं, इस बार भी आएंगे। लेकिन जहां तक हमारी थिंकिंग की बात थी कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्यों न बच्चों को एक नया कंसेप्ट दिया जाए सीखने के लिए। तो 3a - 2b = 14 ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के साथ कौन सी इक्वेशन असंगत युग्म बनाती है, एक पॉइंट पकड़ना है आपने, असंगत। असंगत कब होता है? जब कोई सॉल्यूशन न हो, कोई सॉल्यूशन ना हो, और कोई सॉल्यूशन ना हो उस केस में तीनों रेशियोज बराबर होते हैं। तो देखिए हम वो ही इक्वेशंस इसके साथ कंपेयर करेंगे जहां तीनों रेशियोज बराबर होने चाहिए। पहले इक्वेशन देखते हैं, 9a 3 का 3 टाइम, -2 यहां -6, ये भी इसका 3 टाइम, 14 कोई सॉरी ये इसमें ये आपको चेंज करना है, असंगत युग्म है, असंगत युग्म है तो पहले दोनों रेशियो बराबर आएंगे, तीसरा रेशियो बराबर नहीं आएगा। ये पॉइंट रह गया था इसमें। पहले दो रेशियो देखिए, 3a 9a, पहले दोनों रेशियो बराबर आएंगे, तो पहले दोनों रेशियो के लिए हमने चेक करना है इसको। तो 3a यहाँ 9a डबल टाइम है, 2b 6b, अच्छा 3a 9a 3 टाइम था, 2b 6b ये भी 3 टाइम है, यहाँ 14 यहाँ 42 ये भी 3 टाइम है। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन ए चूज करें तो तीनों रेशियोज बराबर आते हैं, और जहाँ तीनों रेशियोज बराबर आते हैं वहाँ तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और वो तो कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है। लेकिन हमने असंगत चेक करना है, तो दूसरा ऑप्शन, यहाँ 3a यहाँ 6a 2 टाइम, यहाँ -2b यहाँ 4b, ये तो -2 टाइम है, इसका मतलब A1/A2 और B1/B2 भी बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 3a 6a ये इसका डबल है, -2b -4b ये इसका डबल है, 14 25 ये इसका डबल नहीं है। हो गया सॉल्व। हमारा आंसर क्या है? सी, क्योंकि अगर हम दी गई इक्वेशन का और सी का सॉल्यूशन और रेशो निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3/6 1/2, -2/-4 ये भी 1/2, और 14/25। पहले दोनों इक्वल हैं, लास्ट दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो समीकरण युग्म जो है असंगत होगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। लीनियर पेयर दिया है, पहली इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0, दूसरी इक्वेशन 2x - y + 9 = 0। इसका ग्राफ बताना है किस तरह का होगा, वही काम करना है हमने। A1/A2 6/2 3 -3/-1 ये भी 3/1 लगा सकते हो, 3/1 3/1। तीसरा 10/9 10/9। अब पहले दोनों रेशियो बराबर हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशंस, लाइन से पैरेलल होती है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा कि दोनों रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होगी। 11वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू बतानी है हमने, जिसके लिए दो इक्वेशंस दिए, cx - y = 2, एक तो ये लाइन है, और एक 6x - 2y = 4 ये लाइन है। दोनों लाइंस के मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। मैनी सॉल्यूशन किस केस में होते हैं? जब तीनों बराबर होते हैं। तीनों बराबर हों तो हम चेक करेंगे इसको, x का कोफिशिएंट यहाँ c है, c अपॉन यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है,
इज इक्वल टू, दूसरा y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तीनों बराबर हैं तो तीसरा चेक करें चाहे ना करें, 2 को बराबर रख सकते हो आप, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2 आ गया यहाँ, तो c की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, 2c इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2c इज इक्वल टू 6, तो c की वैल्यू हम कितनी रखें कि उसको 6 से डिवाइड करें, हमें आंसर 1/2 मिले, तो c की वैल्यू हो जाएगी +3, ऑप्शन ए। 12वां क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुना है। द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज। 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन एज। देखिए 4 साल बाद जो पिता की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 4 गुना रह जाएगी। द प्रजेंट एजेज इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर आर रिस्पेक्टिवली, तो हमने पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो अगर 2 या 3 नंबर में दिया जाए तो, लेकिन यहाँ आपने नई अप्रोच लगानी है जिसके माध्यम से आप टाइम बचाते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए वर्तमान आयु पूछिए और वर्तमान आयु का हिंट हमें दे रखा है, एक पॉइंट आपने पढ़ना है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुना है, ये लाइन पढ़ ली। अब ऑप्शन चेक करते हैं, पहले पुत्र की आयु लिखी होगी ऑप्शन में, उसके बाद पिता की आयु लिखी होगी, इस क्रम में दिया है। तो देखिए 3 और 24 ये हो सकता है, अगर पुत्र की आयु 3 है तो पिता की आयु 24 होगी, ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आयु 8 गुना है, हमें आयु चाहिए 6 गुना। 6 और 36 ये हो सकता है, 5 और 30 ये हो सकता है, 4 और 24 ये हो सकता है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा रिजेक्ट हो गया, डी हमारा उत्तर कभी नहीं हो सकता वर्तमान आयु के रूप में। अब हमने क्या करना है, 4 वर्ष बाद देखिए पिता की आयु 4 जोड़ दीजिए दोनों में, अगर हम ऑप्शन ए पर बात करें तो ऑप्शन ए के लिए 4 वर्ष बाद 4 वाले की आयु 8 हो जाएगी, 24 वाले की आयु 28 हो जाएगी, लेकिन दिया क्या है हमें कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। देखिए यहाँ 4 गुना हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 5 और 30 अगर दोनों की 4 साल बढ़ाएं तो 5 वाले की 9 हो जाएगी, 4 वाले की 34 हो जाएगी, यह भी 4 गुना नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखिए 6 और 36, 6 वाले की आयु 10 हो जाएगी, 36 वाले की आयु 4 साल बाद 40 हो जाएगी, मिल गया उत्तर हमें, 4 गुना हो गई, तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह आपने नई अप्रोच भी लगानी है, जो मेथड आपको दे रखे हैं सॉल्व करने के वो हैं लॉन्ग आंसर के लिए, लेकिन ऑप्शन वाले में आपने उसको पकड़ के नहीं बैठना, इक्वेशन बनाओगे सॉल्व करोगे, यहाँ अलग ट्रिक के मेथड आपने लगाने हैं। हमें दे रखा था कि आयु 6 गुना है, तो डी ऑप्शन हमने सबसे पहले हटा दिया क्योंकि उसमें आयु 6 गुना नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक समस्या आई कि आयु 6 गुना वाले 3 ऑप्शन हमारे पास रह गए थे, ए बी और सी। तब हमने दूसरे पॉइंट को जोड़ा कि 4 दोनों में जोड़ो तो बड़े वाले की आयु छोटे वाले की आयु की 4 गुना हो जाती है, और 4 जोड़ने पर 4 गुना हमें मिला 6 और 36 में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, ग्राफ ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 का ग्राफ कैसी रेखा होगी, ये हम जानते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ये ओरिजिन पॉइंट है, x1 x2 ये इस लाइन का ग्राफ बनाना है हमने, x2 इस लाइन इस पॉइंट का, तो ये ग्राफ होगा y के पैरेलल, y x के समांतर रेखा होगी, ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। 14वां क्वेश्चन, ग्राफ बनाना है आपने, इसको बना सकते हो 2x + 3y इज इक्वल टू 17, कोई 2 पॉइंट लेकर के इसका बॉक्स बनाएंगे x और y का पहली इक्वेशन के लिए।
पहली इक्वेशन देखिए, अगर हम x की वैल्यू 7 पुट करते हैं, x की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ 14 आ गया, 17 में से 14 घटाओगे 3 रह गया, तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह कोई दूसरा पॉइंट हम पुट करें उसमें, जिससे हमें इसकी इजी वैल्यू मिल जाए। अगर हम y 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 17 सॉरी, तो x की वैल्यू 8.5 आएगी। तो ये दोनों पॉइंट लेकर के आप आसानी से ग्राफ बना सकते हो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सेम प्रोसेस यहाँ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो एक तो वो पॉइंट रखना ही आपने जो पहली इक्वेशन में था। अगर हम y की वैल्यू 1 रखें या x की वैल्यू 3 रखें, x की वैल्यू 3 रख देते हैं, 3x इंटू 3 यानी 3 इंटू 3 9 हो गया, तो y की वैल्यू 0। कोई एक पॉइंट और चेक कर सकते हैं, हम x की वैल्यू 1 रखें तो 3 मिलेगा, 9 में 3 6, x की वैल्यू 1 रखें और तो y की वैल्यू -6 आ जाएगी। इन दोनों टेबल्स का यूज़ करके आप इन दोनों लाइनों का ग्राफ बना सकते हो। और ये आपको पता ही है कि यहाँ से रेशियो आएगा 2/3 और यहाँ से रेशियो आएगा 3/-1। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका जो ग्राफ होगा उसमें दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। 15वां देखिए, रेखिक युग्म को हल करने की किस विधि में हम x या y के गुणांकों को बराबर करते हैं। x या y के गुणांकों को बराबर करते हैं। कोई दो इक्वेशंस अगर हमारे पास हो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 की ये है, 3x माइनस 2y इज इक्वल 1 की है। अब हम कौन से मेथड में इन दोनों को बराबर करते हैं, ये भी 6 हो जाए, ये भी 6 हो जाए, या ये भी 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, ऐसा हम किस मेथड में करते हैं जिसमें हमने एक गुणांक को यानी एक चर को हटाना होता है, हम डिलीट करते हैं जिसमें एक चर को, वो हमारा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें एक को हम विलोप कर देते हैं। तो इक्वेशंस को घटाने या जोड़ने के बाद हमारे पास सिर्फ एक चर रहता है, तो ऐसा होता है विलोपन विधि में। तो ये 15 क्वेश्चंस आपके पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। अगर बड़े ध्यान से आपने इनको देखा और इनके नोट्स बनाए हैं और पहली स्लाइड्स में दी गई टेबल अगर आपको याद है, तो आप इन क्वेश्चंस को और इस तरह से एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो ये सभी पॉइंट्स आपने अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं, इनको एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर करना है और इसके बाद आपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो पर कमेंट करना है और इसको लाइक ज़रूर करना है। और इस तरह की और नई वीडियोज आपको मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है यूनिक्स कैरियर क्लासेज, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये जानकारी आपको पहले ही दी जा चुकी है कि किसी भी प्रकार के सजेशन, वीडियो में कोई सुधार चाहते हो या कोई नए टॉपिक की वीडियो चाहते हो, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई सजेशन मेरे मोबाइल नंबर पर या जीमेल के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचा सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।